नेक्स्ट हम अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में निम्न स्टेप होते हैं। सबसे पहला युग्मकों का सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। नंबर 2 कैपिसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। नंबर 3 एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्रोसोमल क्रिया एवं वेदन। और अंडाणुओं का सक्रियण यानी एक्टिवेशन ऑफ ओवम और गैमेट प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन। तो सबसे पहले अपन इनको एक एक करके वन बाई वन लेंगे। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट यानी गैमेट्स का सन्निकट होना। जैसे में जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म्स क्या होते हैं, लगभग 2 लाख से 3 लाख 2 मिलियन से 3 मिलियन स्पर्म्स डिस्चार्ज किए जाते हैं, जिनमें से केवल 200 से 300 जो होते हैं वो फीमेल की वेजाइना में पहुंचते हैं। फीमेल के कहाँ पहुंचते हैं, वेजाइना में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो स्पर्म्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और जबकि स्पर्म का मीडियम कैसा होता है, क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है। और एसिडिक मीडियम में स्पर्म्स लाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और फीमेल की वेजाइना में ये पहुंचते हैं। फीमेल की वेजाइना में ये स्पर्म्स यहाँ से एंटर करेंगे ओवम यूट्रस से होते हुए, और ये यूट्रस से होते हुए स्पर्म जाते हैं। ठीक इसी समय बिल्कुल दोनों का टाइम एक जैसा होना चाहिए। ठीक इसी समय ओवम जो होता है वो ओवम क्या है, फिम्बरी के द्वारा ओविडक्ट, जो ये पूरा पार्ट किसका है, ओविडक्ट का है, तो इसकी फिम्बरी, ओविडक्ट की फिम्बरी से रिसीव होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला में, और दोनों के फ्यूजन हो जाता है स्पर्म्स और ओवम का, जिससे क्या बन जाता है, जिससे एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का फॉर्मेशन। यानी अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट का मतलब है कि स्पर्म और ओवम का एक साथ विसर्जन और दोनों का फ्यूजन, वो दोनों का विसर्जन एक ही टाइम पे होना चाहिए, जिससे कि क्यों, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत सॉरी कुछ ही घंटों की होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, एम्पुला के अंदर। ओविडक्ट की जो एम्पुला होती है वहां पर इनका जो फ्यूजन होता है, ठीक है, किसकी, ओविडक्ट के एम्पुला में। अब हम ये बताते कि स्पर्म, यहीं पर युग्मक के अप्रोक्सीमेशन में अपन पढ़ेंगे कि स्पर्म जो होता है वो एक केमिकल सीक्रेट करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वो केमिकल सीक्रेट करता है, और उस केमिकल को हम एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। ये एंटी फर्टिलाइजिन एसिडिक प्रोटीन होता है, अम्लीय प्रोटीन होता है। आपसे नेचर पूछ सकते हैं, पहले तो ये पूछ सकते हैं कि स्पर्म से कौन सा केमिकल सीक्रेट होता है, तो स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिन सीक्रेट होता है, और ये कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक प्रोटीन नेचर का होता है। ओवम से भी एक केमिकल रिलीज होता है, उसे अपन फर्टिलाइजिन कहते हैं। ये कैसे नेचर का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ये किसने बताया था कि ओवम और स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन सीक्रेट होते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे FR लिली, उन्होंने बताया था कि स्पर्म और ओवम से केमिकल सीक्रेट होता है। स्पर्म से होता है एंटी फर्टिलाइजिन, और जो कि जिसका नेचर एसिडिक प्रोटीन नेचर का होता है, तथा ओवम से फर्टिलाइजिन सीक्रेट होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी जाति विशिष्ट होते हैं। यानी एक ही जाति का एंटी फर्टिलाइजिन अपनी जाति के फर्टिलाइजिन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और कोई दूसरा होता है तो इनमें रिएक्शन नहीं होती, इनमें आपस में फ्यूजन नहीं होता। तो इसको क्या नाम है, इसलिए याद रखना कि एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात जाति विशिष्ट होते हैं। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह काम करता है। जिस तरह से एंटीजन एक अपनी एंटीबॉडी को पहचानते हैं, ठीक इसी प्रकार से सेम इसी तरीके से एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो ये नेचर किसका हो गया, स्पर्म और ओवम का। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म्स, यानी योग्यता अर्जन, शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन, पहला स्टेप अपन ने क्या पढ़ा था, युग्मकों का गैमेट्स का सन्निकट, यानी अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट, यानी दोनों गैमेट्स
एक दूसरे के बिल्कुल समीप विसर्जित किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है और दोनों का क्या नाम है, एक दूसरे के समीप कहाँ गए, दोनों एक दूसरे के एम्पुला में इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इस समय स्पर्म्स जो केमिकल है वो कौन सा सीक्रेट करता है, एंटी फर्टिलाइजिन, ओवम करता है फर्टिलाइजिन। अगर निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए अंडाणु के अंदर, एक तो अंडाणु का जो साइज होता है वो लार्ज होना चाहिए। जिससे स्पर्म्स उस पे क्या कर सके, अटैच हो सके, स्पर्म उसकी सरफेस पर अटैच हो जाए। दूसरा, स्पर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, स्पर्म की संख्या ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा कि इन दोनों को एक ही समय पर विसर्जित किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, शुक्राणु का योग्यता अर्जन यानी कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म। कैपिसिएशन का मतलब कैपेसिटी, योग्यता। यानी योग्यता क्या है कि जब स्पर्म और ओवम को, स्पर्म की ओवम को फर्टिलाइज करने की क्षमता या योग्यता को ही हम कैपिसिटेशन कहते हैं। इसको स्पर्म की ओवम को फर्टिलाइज करने की या निषेचित करने की योग्यता को हम कैपिसिएशन कहते हैं। और जनरली क्या होता है कि जो स्पर्म्स होता है वो टेस्टिस के एक पार्ट होता है इपिडिडाइमस, है ना। टेस्टिस का कौन सा पार्ट, इपिडिडाइमस। और उस इपिडिडाइमस पर, उस इपिडिडाइमस में ही इसका फंक्शनल मैचुरेशन हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये इसमें कैपिसिएशन कहाँ होता है, फीमेल के वेजाइना के अंदर। फीमेल के वेजाइना से यानी फीमेल की जो योनि होती है उससे एक ऐसा सिक्रीशन निकलता है, वो क्या करता है कि स्पर्म जो होता है इसकी जो कोटिंग होती है, क्या जो स्पर्म, ये कैसे इसको एक्टिव करता है कि जो स्पर्म्स के जो वेजाइना होता है, वेजाइना से एक ऐसा सिक्रीशन निकलता है, ये स्पर्म, ये क्या है, एक स्पर्म होता है। और इस स्पर्म की जो कोटिंग होती है, ये जो दिख रही है ना आपको ये कोटिंग, इस कोटिंग को क्या कर देता है, ये हटा देता है। कौन हटाता है, वेजाइना। वेजाइना से एक ऐसा सिक्रीशन निकलेगा, वो क्या करेगा, इस स्पर्म के जो कोटिंग है उसको हटा देता है और स्पर्म कैसा हो जाता है, अब कैपिसिएशन यानी उसमें कैपिसिएशन की कैपेसिटी आ जाती है, योग्यता अर्जन हासिल कर लेता है। कब, जब इसकी ऊपर से ये कोटिंग हट जाती है, तब उसको हम कहते हैं कैपिसिएशन। इसके बाद अब नेक्स्ट आया, देखिए जैसे यहाँ पर ये एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा है यहाँ पर, फिर इसके बाद अब इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन चालू हो जाती है। एक्रोसोमल रिएक्शन के किसमें होता है, एक्रोसोम रिएक्शन, यानी एक्रोसोम में जो रिएक्शन होगी वो चालू हो जाएगी। एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम स्पर्म की हेड में। और मैंने पहले आपको बताया था जब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था कि ओवम से क्या रिलीज होता है, सॉरी स्पर्म से क्या रिलीज होता है, स्पर्म के एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट एंजाइम पाए जाते हैं। स्पर्म लाइसिन, है ना, स्पर्म लाइसिन, जिसको मैंने बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइलुरिनिडेज एंजाइम्स है, और क्या नाम है, लाइसिन है, एल्कलाइन फास्फेटेज है, ये एंजाइम होते हैं, उनको सम्मिलित रूप से अपन स्पर्म लाइसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। तो उनमें से दो एंजाइम इसमें मेन होते हैं। एक तो कौन सा होता है, एक होता है हाइलुरिनिडेज, और दूसरा होता है जोना लाइसिन। दूसरा कौन सा है, जोना लाइसिन। अब हमको पता है कि एक ओवम में
देखिए स्पर्म, अब नेक्स्ट अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। तो एक्रोसोम में रिएक्शन कैसे होगी कि एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहते हैं, जिनमें से कौन कौन से दो एंजाइम मेन है, हाइलोयूरिनिडेज और जोनालाइसिन। हाइलोयूरिनिडेज क्या करता है, ये जो कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं वो हाइलोरोनिक एसिड के द्वारा आपस में चिपकी हुई रहती हैं। किसके द्वारा चिपकी हुई रहती है, हाइलोरोनिक एसिड को। तो उसको डिसॉल्व करने का काम, यानी कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, हाइलोयूरिनिडेज। ये किसको डिसॉल्व करेगा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है। दूसरा जो होता है जोनालाइसिन, ये जोनालाइसिन किसको डिसॉल्व कर देता है, इस जोना पैलिसिडा को। तो ये दोनों इनको क्या करेगा, ये किसको कर देगा, जोना पैलिसिडा को। ठीक है, इसको डिसॉल्व कर देता है। और जब ये देखो इसको डिसॉल्व कर दिया, फिर ये इसके अंदर जब एंटर होता है, इसको डिसॉल्व कर देगा और एग मेम्ब्रेन पर क्या करेगा, एंटर होगा। तो एग की मेम्ब्रेन, एग का कौन सा मेम्ब्रेन, तो देखिए जब क्या हुआ कि जब स्पर्म वो ये एग मेम्ब्रेन इसकी ये किसको डिसॉल्व कर रहा है, जोना पैलिसिडा। एग मेम जो एग होता है उस ओवम के चारों तरफ, यानी सेकेंडरी ओसाइट जिसको कहते हैं, क्योंकि अभी एग कैसा है, अभी उसको एग नहीं कहेंगे, अभी हम उसको ओवम नहीं कहेंगे, अभी हम उसको सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, क्योंकि ये स्टेज कौन सी है, सेकेंडरी ओसाइट है। वैसे क्योंकि अपने पढ़ा था कि oogenesis के प्राइमरी ओसाइट में एक मियोटिक डिवीजन हुआ था, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ था, और वो विभाजन से क्या बना था, सेकेंडरी ओसाइट और एक फर्स्ट पोलर बॉडीज बनी थी, और उसके बाद ये विभाजन रुक गया था, यानी अरेस्ट हो गया था। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ओसाइट। तो ये सेकेंडरी ओसाइट की किसको बोल देता है, एक तो कोरोना रेडिएटा को और एक जोना पैलिसिडा को बोल देता है। और जब ये जोना पैलिसिडा इसको बोलता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी को अलग से बता दिया है कि यहाँ जो स्पर्म जब एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उभर करके एक कोन के समान संरचना बनाती है, जिसे हम रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। और यहाँ से स्पर्म को ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा, यानी वक्षण के द्वारा एंटर कर लेता है। तो ये देखिए ये स्पर्म यहाँ पर फैगोसाइटोसिस या वक्षण के द्वारा एंटर हो जाता है, यानी किसकी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी, स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और किसकी क्या नाम है, ओवम की, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट की, है ना, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसकी, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उभर करके एक कोन के समान संरचना बनाती है। क्वेश्चन आ चुका है ये कि रिसेप्शन कोन किसका निर्माण किससे होता है, तो किससे हो रहा है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म भी लिखा हुआ आता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो साइटोप्लाज्म,
है ना, तो उससे उभर करके एक कोन के समान संरचना बनाते हैं, जिसे हम रिसेप्शन कोन और फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो स्पर्म को फैगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर ग्रहण कर लेता है। याद रखिए, मनुष्य के अंदर पूरा का पूरा स्पर्म ही एनगल्फ होता है, ठीक है, जबकि कुछ के अंदर केवल हेड वाला पार्ट और मिडिल पीस अंतर हो जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर, और पूंछ वाला भाग बाहर रह जाता है। लेकिन स्तनधारियों के अंदर यानी मैमल के अंदर पूरा का पूरा भाग किसका, स्पर्म का पूरा पार्ट कहाँ हो जाता है, एग के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस यानी वक्षण की क्रिया के द्वारा उसको एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या कहा, ये एक्रोसोमल क्रिया एवं भेदन हुआ। तो यहां तक फिर आया एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब ओवम का एक्टिवेशन कैसे होता है, जब ओवम जब स्पर्म यहाँ पर एंटर हो जाता है, तो अब क्या होगा, अब जो स्पर्म का कौन सा पार्ट केवल एक्टिव हो जाता है, बाकी सारा पार्ट स्पर्म का डैमेज हो जाता है। केवल एक ही चीज बचती है, और उसका नाम क्या है, कहां लिखते हैं, और वो नाम है, केवल क्या बचता है इसका, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। स्पर्म की केवल दो चीज बचती है, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा क्या नाम है इसका, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय लाइसोसोम के द्वारा। इसके जो ओवम होता है ना सेकेंडरी साइड, उसके लाइसोसोम्स होते हैं, वो इसके सारे पार्ट को क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं या डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। केवल किस पार्ट, कौन सा पार्ट रह जाता है, हेड वाला पार्ट यानी न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल का काम फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्लीवेज आगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होगी क्लीवेज, उसका स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब जब ये काम होने लगेगा कि स्पर्म का कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस होता है, उस समय क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte था अब ये एक्टिव हो जाएगा, और सेकेंडरी oocyte दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो कि अपन ने oogenesis में आगे पढ़ा था। किस किस में, एक ओवम और दूसरा, एक ओवम के अंदर और दूसरा किसमें, पोलर बॉडीज, सेकंड पोलर बॉडीज। फर्स्ट पोलर बॉडीज तो सेकेंडरी oocyte के साथ बनी थी, और जब ये एग एक्टिव होता है, कौन सा, सेकेंडरी oocyte जब एक्टिव होता है, तो उसमें फिर से मियोसिस सेकेंड होता है, और उससे एक ओवम और सेकंड पोलर बॉडीज बन जाती है। नेक्स्ट आया अब फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। तो गैमेट्स का प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन, अब इसके अंदर क्या होगा, ये ओवम भी क्या करेंगे, ओवम और स्पर्म, ओवम का प्रोन्यूक्लियाई यानी प्रोन्यूक्लियाई का मतलब दोनों की मेम्ब्रेन, किस किस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पर्म की क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ओवम की जो क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं और दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाता है, और क्या बन जाता है, एक डिप्लॉयड सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक बार मैं वापस से आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी बता देती हूँ, एक बार और मैकेनिज्म को मैं एक बार और रिवीजन करती हूँ। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट यानी युग्मकों का सन्निकट, यानी कि जो स्पर्म्स होता है वो अपनी गति करते हुए किसके पास पहुंचता है, ओवम के पास पहुंचता है। और जब शुरुआत में जो होती है, जो स्पर्म का रिलीज, कितने होते हैं स्पर्म, एक बार में 2 मिलियन से 3 मिलियन तक रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 200 से 300 तक ही वेजाइना तक पहुंचते हैं, और धीरे धीरे उनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि वेजाइना का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम में स्पर्म लाइव नहीं रह पाता। दूसरा, फीमेल के अंदर की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी हाई होता है, हाई टेम्परेचर में भी स्पर्म कम लाइव होते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहला कि जो अगर हमको जो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, ओवम में क्या विशेषता होना चाहिए, एक तो ओवम का साइज इनलार्ज होना चाहिए जिससे स्पर्म क्या नाम है अटैच हो सके, दूसरा स्पर्म की संख्या ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, आंतरिक निषेचन होना चाहिए।
अब हमें मालूम है कि जो गैमेट्स कौन से, स्पर्म और ओवम। स्पर्म के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, स्पर्म के द्वारा एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग, जिसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय प्रोटीन यानी एसिडिक प्रोटीन नेचर का होता है। तथा ओवम के द्वारा कौन सा केमिकल रसायन वो केमिकल सीक्रेट होता है, फर्टिलाइजिन, और ये कैसा नेचर का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिक प्रोटीन, स्पर्म का नेचर क्या है, तो एसिडिक प्रोटीन, और ओवम का नेचर क्या है, वो सॉरी फर्टिलाइज स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजन का नेचर क्या है, एसिडिक प्रोटीन, और फर्टिलाइजिन का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक जाति विशिष्ट होते हैं, यानी ये एक ही जाति का जो एंटी फर्टिलाइजन होता है वो अपनी जाति के फर्टिलाइजिन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणुओं का योग्यतार्जन, यानी जब स्पर्म ओवम को निषेचित करने की योग्यता को ही हम क्या कहते हैं, शुक्राणुओं का योग्यतार्जन। स्पर्म का ओवम को निषेचित करने की योग्यता को धारण करना क्या कहलाता है, योग्यतार्जन। जनरली जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है वो कहाँ हो जाता है, टेस्टिस की एपिडाइमस में, लेकिन जब ये वेजाइना में पहुंचता है तो इसकी वेजाइना, किसकी, फीमेल की वेजाइना में जब ये स्पर्म पहुंचता है तो फीमेल की वेजाइना से कुछ ऐसे सिक्रीशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पर्म की जो कोटिंग होती है, स्पर्म के बाहर की तरफ देखो ये दिख रही है, ये इसको कहते हैं कोटिंग, इस कोटिंग को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म का जो रिसेप्टर साइट है, ये रिसेप्टर साइट कहलाता है, ये रिसेप्टर साइट क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। कब, जब वेजाइना का जो सिक्रीशन होता है वो क्या करेगा, वो क्या नाम है, स्पर्म की कोटिंग को डिसॉल्व कर देगा, तो ये जब डिसॉल्व हो जाएगा तो स्पर्म की जो रिसेप्टर साइट होती है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब हमें मालूम है कि स्पर्म का हेड होता है वो किससे मिलकर बना हुआ आता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम, और एक्रोसोम का फॉर्मेशन जनरली कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। मैं आपको बार बार रिवाइज करती जा रही हूँ जिससे आपका पुराना भी याद रहे आपको कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है, और एक्रोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कई, और उन एंजाइमों को सम्मिलित रूप से यानी कलेक्टिवली स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हाइलो यूरिनिडेज, और दूसरा जो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन जो मनुष्य में होते हैं वो बता रही हूं मैं, ये हाइलो यूरिनिडेज और दूसरा जोनालाइसिन। हाइलो यूरिनिडेज क्या करते हैं, ये सेकेंडरी oocyte के बाहर जो फॉलिकल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, फॉलिकुलर लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा, इस कोरोना रेडिएटा ये क्या करते हैं, कोरोना रेडिएटा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, हाइलो यूरिनिडेज, यानी कोरोना रेडिएटा से क्या काम करती है, इसको डिसॉल्व कर, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने का काम कौन कर रहा है, हाइलो यूरिनिडेज एंजाइम। नेक्स्ट दूसरा है जोनालाइसिन, ये क्या करेगा, नेचुरली जोना पेलिसिडा को डिसॉल्व कर देगा, तो ये देखिए डिसॉल्व कर, जब स्पर्म किसके संपर्क में आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, किसकी, ओवम की यानी सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है, ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, देखिए कोन लाइक स्ट्रक्चर, इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को रिसेप्शन कोन और फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्शन कोन और फर्टिलाइजेशन, किससे बना, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और फिर ये क्या करती है, स्पर्म को एनगल्फ कर लेती है, क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है, कौन सी विधि के द्वारा, वक्षण की क्रिया के द्वारा, यानी फेगोसाइटोसिस के द्वारा इसको एनगल्फ कर लेती है या खींच लेती है। इसके बाद इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन चालू हो जाती है। हमको मालूम है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यानी कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण कौन कर रहा था, मैंने पहले भी बताया था आपको जब अपन ने ऊजेनेसिस वगैरह पढ़ा था कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का निर्माण गोल्जी बॉडीज करते हैं, और फिर उस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का काम क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का काम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कौन करती है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से।
ठीक है। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, वर्स्ट हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं, और इनमें से जो ग्रेन्यूल्स निकल करके कहाँ चली जाती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखो फट जाती है, ये फट करके क्या करती है, ये मेम्ब्रेन, कौन सी, एग मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच के पार्ट, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। इनके बीच वाले भाग यानी जिसको क्या कहते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, प्री विटेलाइन स्पेस, इसको, इस वाले पार्ट को प्री विटेलाइन स्पेस। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये वर्स्ट हो जाते हैं, एग मेम्ब्रेन और क्या नाम है उसका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा क्या नाम है उसका, सॉरी विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच, एग मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच वाले भाग में वर्स्ट हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, प्री विटेलाइन स्पेस में एंटर हो जाते हैं, और ये जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं, जिससे अब केवल एक ही स्पर्म की एंट्री हो पाती है, उससे ज्यादा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं हो पाते। ठीक है। अब आया एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ओवम का एक्टिवेशन किससे होता है, जनरली एक एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज, वो किसमें बदल जाता है, एक साइक्लिक एएमपी में चेंज हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte कैसा हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा। मैंने बताया था कि सेकेंडरी जो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, फर्टिलाइजेशन के समय ही होता है, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन मियोसिस होगा, तो ये एक्टिव सॉरी जो सेकेंडरी oocyte होता है वो एक्टिव हो जाएगा, और अब उसमें मियोसिस सेकेंड होगा, जिससे क्या बनेगा, एक बनेगा इसमें ओवम और एक बनेगी पोलर बॉडीज। क्या बना उसमें, एक ओवम, किससे, सेकेंडरी oocytes में। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ था, मियोसिस सेकेंड होगा, तो इससे दो बनेंगे, एक तो ओवम का फॉर्मेशन हुआ जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम, और एक पोलर बॉडीज बन गई जिसको अपन बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडीज, और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब आया फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन कैसे होता है, ओवम और स्पर्म है ना, दोनों माइग्रेट करते हैं, दोनों का जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं, और दोनों का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, और उससे क्या बन जाती है, यानी एम्फीमिक्सिस हो जाती है। मैंने बताया था कि जब क्रोमोसोम्स का मिक्सन होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। तो नेचुरली क्रोमोसोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो दोनों के क्रोमोसोम्स का मिक्सिंग हो गया, और उसे हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब अपन जनरली एक चीज और पढ़ते कि इस फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला कि दोनों के पेरेंट्स के यानी मेल और फीमेल दोनों के पेरेंट्स के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है ये। दूसरा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में सहायता करता है, और तीसरा ये क्लीवेज के तल को निर्धारित करता है, यानी क्लीवेज को निर्धारित करता है। थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।